आशंका नहीं थी कि इतनी भारी तादाद में आज लोग आएंगे और इस तरह से हुड़दंग मचाएंगे और यहां पर कोहराम मचाएंगे। बहरहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर क्योंकि बेहद अहम खबर है। लेकिन वापस उस बहस का रुख करते हैं, उस खबर का रुख करते हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था और आम आदमी बेहाल है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं। आज के बंद ने अर्थव्यवस्था को एक और करारा झटका दिया है। विपक्षी पार्टियां अपनी पीठ थपथपा रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, उनसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। इन लोगों ने जहां चाहा वहीं ट्रेन रोक दी। इन लोगों ने जहां चाहा लोगों को रोक दिया। इन लोगों ने बाजारों को बंद करा दिया। इन लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां रोक दी। दिन भर हंगामा होता रहा। देश के कई कामकाज ठप रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बंद से देश को क्या मिला? देश को मिला क्या, इसका तो अभी तक कोई अता पता नहीं। लेकिन देश ने इस बंद के नाम पर खोया बहुत कुछ। सीआईआई के मुताबिक इस बंद से प्रोडक्शन और ट्रेड में परेशानी होने की वजह से लगभग 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं एसोचैम का भी मानना है कि आज के बंद से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा, जिससे पहले से मंद पड़ी जीडीपी ग्रोथ पर असर हो सकता है। देखिए, ट्रेड और इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जो कि ये जो हमारी एक्चुअली में अब हो ये गया है कि टाइमिंग की वजह से लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ में मिक्स कर देते हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है ऐसे बंद रहने से। देश भर में दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों पर असर हुआ। उन ट्रेनों से चलने वाले मुसाफिर बेहाल रहे। लोग रोज की तरह अपने कामों पर निकले तो जरूर, लेकिन अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए। जो लोग सड़कों पर अपने ठेले लगाकर रोज की कमाई करते थे, उन्हें भी आज बिना कमाई के ही जिंदगी गुजारनी पड़ी। लोग देश बंद के नाम पर रिक्शे और ऑटो की हवा निकालने में मशगूल रहे। जिनकी जिंदगी हर दिन की कमाई पर चलती थी, वो आज कुछ भी नहीं कमा पाए। इस बंद से क्या हासिल हुआ, इसका जवाब राजनीतिक पार्टियां एक बार को दे भी दें, लेकिन इस बंद से हुई परेशानी और नुकसान का हिसाब दे पाना किसी भी पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगा। सैकड़ों लोग जिन्हें आज जरूरी काम निपटाने थे, अस्पताल जाना था, इंटरव्यू के लिए जाना था, वो सब इस बंद की वजह से रास्तों पर ही अटके रह गए। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत ये है कि बंद के लिए अरबों लुटाकर भी देश के आम लोगों को मिला कुछ भी नहीं। वो इस उम्मीद में रहे कि बंद से सरकार पर दबाव पड़ेगा, लेकिन लोगों की इस उम्मीद पर भी तब पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि बंद में शामिल समाजवादी पार्टी और डीएमके तो बस दिखाने के लिए ये बंद कर रहे हैं। दिल्ली से ऋचा रावत के साथ आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे तरुण विजय साहब का। तरुण विजय जी, सवाल सीधा है, आपका फायदा लेकिन उस आदमी का नुकसान जिसके घर में आज शाम का चूल्हा तभी जलेगा जब वो आज की कमाई कर पाता। हमारा क्या फायदा कि क्या उस गरीब आदमी का पैसा लेकर हम अपनी रोटी बनाएंगे? ये उस गरीब आदमी की लड़ाई है जिसको लूटने और जिसका भविष्य अंधकारमय करने के लिए यह सरकार न केवल कोयला घोटाला करती है बल्कि डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा देती है। आपके घर में और मेरे घर में क्या परिस्थिति है कि क्या हम एक साल 6 सिलेंडर से चलाएंगे? उस गरीब आदमी से पूछिए जिसके पास 5 परिवार के सदस्य हैं, वह न केवल अपनी यात्रा उसकी महंगी हो गई, न केवल उसके स्कूल की फीस महंगी हो गई, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया और दूसरा सिलेंडर खरीदने के लिए उसको 1400 रुपए देने पड़ेंगे। इस त्राहिमाम से बचाने के लिए गरीब किसान मजदूर अध्यापक की लड़ाई लेकर हम लोकतंत्र का युद्ध लड़ रहे हैं। ये किसी गरीब की रोटी पर प्रहार नहीं है, गरीब की रोटी इन लुटेरों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने तमाम विपक्षी दल जो सड़क पर उतरे हैं वे सोच समझ कर उतरे हैं और अपने स्वार्थ के लिए नहीं उतरे हैं बल्कि देश का भविष्य बचाने के लिए उतरे हैं। और उस सरकार से जिसने 7 दिसंबर 2011 को प्रणब मुखर्जी साहब ने बयान दिया कि जब तक हम तभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह करके इफ वी आर नॉट एबल टिल वी evolve a consensus through consultation amongst various stakeholders, we will not permit 51% FDI in multi-brand retail। संदीप साहब ये बताएं कि ये वचन का क्या हुआ?
सदन में हिंदुस्तान को वचन देते हैं और बाहर आकर अमेरिकी और विदेशियों के दबाव में आप विदेशी पूंजी को लाकर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का साजिश रच जवाब ले लेते हैं। इसका क्या जवाब है, प्लीज ये बताइए। संदीप जी। जी पहले तो बड़ा अच्छा मतलब भाषण दिया तरुण विजय जी ने कि करोड़ों लोगों को बेघर करेंगे। ये इनको तब नहीं याद आया जब उन्होंने सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई लेकर आए थे। ये तो देखिए कहने की बातें इनकी। जहां तक वित्त मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने कंसेंसस की बात की थी, उसके बाद बात हुई है पार्टियों से, और जब सरकार को लगता है आपने न संसद चलने दी, आपने न किसी और से चर्चा की, आपने कोई माहौल रखा किसी चीज की बात का। आप मेरे से बात करने दीजिए तरुण विजय जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया है, अब आप में संयम होना चाहिए जवाब सुनने का। जवाब सुनिए, आपने पिछले 15-25 दिन में किसी चीज पर भी, किसी बहस पे, किसी सोच समझ का कोई दायरा छोड़ा था? सीएजी जैसी अहम रिपोर्ट पर आप चर्चा नहीं करना चाहते थे तो आपने कोई वातावरण छोड़ा किसी तरह की चर्चा करने का? और बात कंसेंसस की होती, यूनानिमिटी की नहीं होती है। इसके बाद सरकार अगर बहस भी करती तो किससे करती? जहां तक की सरकार की नीति का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है, हर राज्य सरकार को यह नीति इंप्लीमेंट करें या ना करें, यह ऑप्शन मिला हुआ है। आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही है? आप इसको इंप्लीमेंट करिए। वैट में भी यही हुआ था, आप लोगों ने घर घर जाके कहा था कि व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, राज्य सरकारें बर्बाद हो जाएंगी। न्यूक्लियर डील में भी आपने यही कहा था कि न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद हमारी प्रभुता, अखंडता, स्वायत्तता सलाह चली जाएंगी। कहां गए आपके वो जो आप भ्रम फैला रहे थे जनता के बीच में? न्यूक्लियर डील पर भी आपने जो तमाम तरीके के न्यूबर्स, आपने तो तृणमूल कांग्रेस से भी सलाह ली कि हमने आपका कलकत्ता का रास्ता थोड़ी रोका था। जितनी भी चीजें प्रेडिक्ट की थी सबकी सब गलत निकली है। तो ये जो आप माहौल फैला रहे हैं, भ्रम का और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में जिन राज्यों में मल्टी ब्रांड ट्रेड में रिटेल आएगी, अपने आप देखिएगा एफडीआई आने से क्या फायदा होगा। ये डिबेट जो है आपके हमारे यहां स्टूडियो में बहस करने से सेटल नहीं होगी। ये आने वाले साल 2 साल में जब जमीनी हकीकतें पता चलेंगी तब हम और आप दोबारा इसी बहस पे आ सकते हैं। आप सही होंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा और मैं सही होगा तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। संदीप जी एक सवाल मैं पूछती हूँ, कई मायने में ये दाव बहुत सही साबित हुआ है। कोलगेट भूल गया देश, फिलहाल तो कम से कम आपके तमाम ऐसे नेता, मंत्री तक पर इल्जाम लग रहे थे, उससे तो ध्यान हटाने में आप कामयाब रहिए। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है आप पर। देखिए मैम, सीधी बात है, सरकार को अपने पॉजिटिव काम भी करने होते हैं। जब सीएजी अपना काम करती है, विपक्ष अपना काम करती है, किसी को उसमें कुछ गलत दिखता है वो उसको उजागर करने का काम करती है, सरकार को पॉलिसी का भी काम होता है। आप ही के मीडिया के लोग बार बार कह रहे थे, जो शब्द इस्तेमाल किया करते थे, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। तो जब एक्शन करिए तो कहा जाता है किसी चीज पे ध्यान हटाने का, एक्शन ना करिए तो मतलब ये तो हुआ कि हम करें तो भी गलत, ना करें तो भी गलत। चलिए ठीक है, हमें इस बहस का अंत यहीं पे करना पड़ेगा, इसीलिए कमाल फारूकी साहब चलते चलते, ठीक है आपने अपनी बात कह दी सर। कमाल फारूकी साहब चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा, उसका छोटा सा एक जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है कि आप सरकार का समर्थन देते रहेंगे ना, मतलब वहां पर तो कोई रीथिंकिंग, क्योंकि ये तीनों चीजों पर अगर वो नहीं भी हटते हैं तब भी समर्थन जारी रहेगा? ये आपसे किसने कहा कि रीथिंकिंग नहीं होगी? हमने कहा है कि हम इसके ऊपर बाकायदा गौर कर रहे हैं, करते रहेंगे। और एक बात जो आपको जवाब ये देना बहुत जरूरी था, जो आप ये डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह की मुखालफत में इतना बोल रही हैं, गांधी जी ने बहुत गलत किया कि प्रोटेस्ट किया, लोहिया ने बहुत गलत किया कि प्रोटेस्ट करते रहे, जयप्रकाश नारायण ने बहुत गलत किया कि प्रोटेस्ट करते रहे, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने बहुत गलत किया कि प्रोटेस्ट किया। गांधी जी ने अनशन से भी सिखाया था, वो भारत बंद, लोगों का कारोबार नहीं बंद कराते। अगर मौका आएगा अपना भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इश्यू है, बहस का अंत हमें यहीं पर करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि बड़ी खबर इस्लामाबाद से आ रही है, उसका रुख हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक, फौरन लौटें, बड़ी खबर।